काशी, जो कि बनारस के नाम से भी अद्भुत प्रचलित है। यहाँ की गलियाँ सिर्फ फेमस नहीं है, यहाँ की बहुत सी कलाएँ हैं, जो आज पूरे विश्व प्रख्यात है। ऐसी कलाओं के कलाकार हमारे बीच में आज एक पंडित सुखदेव कुमार प्रसाद मिश्रा जी उपस्थित हैं, जिनकी कला आज पूरे विश्व में प्रख्यात है। मैं उनका इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद। पंडित जी से मैं जानना चाहूँगा कि वो एक वायलिन प्लेयर हैं जी, और पूरे वर्ल्ड में इसको प्ले कर रहे हैं। जी। वायलिन सीखने की रुचि क्यों हुई आपको और कब हुई? एक्चुअली देखिए हम लोग बनारस घराने से बिलॉन्ग करते हैं और हम लोग के यहाँ जब बड़े होते हैं, जैसे 2-3 साल, 4 साल, हमको तो याद नहीं है कब हम शुरू किए म्यूज़िक, लेकिन पहले हम लोग संगीत में गायन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे घर में हम लोग सब लोग, जैसे हमारे ब्रदर्स हैं, तबला बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, लेकिन सब लोग पहले गाना सीखे हुए हैं। तो हम लोग गायन से स्टार्ट करते हैं, तो गाना चलता था। तो मेरी रुचि एक्चुअली तबला में बहुत था शुरू से। अच्छा। तो भैया, क्योंकि भैया यहाँ पे सब लोग रियाज़ करते थे, ताऊ जी, पिताजी और मेरे ब्रदर्स जितने लोग। तो हम धीरे-धीरे उसमें, लेकिन गाना हम लोग सीखते थे, ताऊ जी सिखाते थे। फिर मेरे पिताजी लखनऊ में जॉब में थे, तो उनके एक मित्र थे अशोक गोस्वामी जी, जो रेडियो में, लखनऊ रेडियो में थे, डायरेक्टर थे, स्टेशन डायरेक्टर। तो वो वायलिन बजाते थे। तो पिताजी बोले कि सारंगी है, तबला है, गायन है, तो थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए हाँ। इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कहा कि वायलिन सिखाएँगे। तो हम और मेरे हमसे एक बड़े भाई हैं, वो दोनों लोग को पहले उनको वायलिन उनसे सिखाया, तो उसके बाद उनसे वायलिन मैंने सीखा अपने ब्रदर से। अच्छा। तो वो चाहते थे कि हम लोग डुएट वायलिन बजाएँ, जैसे 2 लोग। जैसे बनारस में राजन साजन, बिया मिश्र बंधु, ऐसे 2 लोग, सिंह बंधु जी, ये लोग सब लोग नहीं है, उस तरह से। तो शिक्षा वहीं से शुरू हुई, तो पिताजी की बहुत इच्छा थी। अच्छा। तो करते गए, फिर उसके बाद मेरे जो बड़े भाई थे उनकी रुचि गायन में ज़्यादा थी, तो वो एकदम मास्टर करने के बाद, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट वायलिन में थे मास्टर में, करने के बाद वो पता नहीं उनका चेंज हुआ तो वो छोड़ दिए। बट फिर मैंने एक बार जब पकड़ा तो मेरी रुचि इसमें बनती गई। फिर मैंने कहा कि इसी को। अभी अपने जैसे होता है कि आप 2 साल 3 साल की उम्र से ही आप लोग गायन सीखना शुरू कर दिए थे। मैं तो आज के युवा को बच्चों को देखता हूँ कि वो 2-3 साल तो सिर्फ मोबाइल में ही बिज़ी हैं, रील्स चलाने में बिज़ी हैं। और जी, मैं तो अपने हमारे पास भी म्यूज़िक टीचर्स हैं, उनसे पूछता हूँ कि कितनी उम्र से ये जी, शिक्षा शुरू करनी चाहिए। जी, जी। तो उनका कहना होता है कि सर 6 साल 7 से उम्र से कम के बच्चा नहीं सीख सकता सीखना है। चाहिए। तो आप लोग कैसे कर पाए एक्चुअली कि इतने कम उम्र में ही सीखना शुरू कर दिए? सीखना इन द सेंस कि जैसे माहौल भी होता है एक, कि हमने आपको बताया कि जब हम मेरी आँख खुली तो संगीत में, कान में, स्वर में संगीत और रियाज़ चल रहा है, सिखा रहे हैं, तो वो कान में पड़ता है। धीरे-धीरे फिर जब जैसे 3-4 साल जब बच्चे हो जाते हैं हमारे यहाँ, तो उनको धीरे-धीरे संगीत में बैठाते हैं, हाँ, गाओ सा रे ऐसे करके। तो धीरे-धीरे वहीं से शिक्षा शुरू होती है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, छोटे हैं, आप 7-8 साल बता रहे हैं, लेकिन हम 3-4 साल की एक लड़की है, उसको गायन सिखा रहे हैं अभी। अच्छा। तो 4 से 5 साल में अगर शुरू कर दें, मतलब उनको धीरे-धीरे इंटरेस्ट अगर आप डालेंगे तो धीरे-धीरे डेवलप होता है। डेवलप। क्योंकि ज़्यादा लंबा वो बैठ नहीं पाते क्योंकि बच्चे हैं। हुँ। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप उनको जैसे हाफ एन आवर ही वो अगर बैठ गए हैं, तो वो धीरे-धीरे डेवलप होता है और वो बहुत प्लस पॉइंट होता है। आजकल तो इतना प्रेशर है पढ़ाई का, ये है, तो हमको लगता है कि अगर पॉसिबल हो तो 4 साल 5 साल से शुरू कर देना चाहिए। क्या फ़ायदे हैं अगर कोई व्यक्ति इस म्यूज़िक को सीखता है या गायन को सीखता है तो उसको उसके पर्सनल निजी जीवन में क्या फ़ायदे होंगे बहुत इससे? फ़ायदा है। आप देखिए, हम अभी बात कर रहे थे जब ये सेटअप हो रहा था, तो हम लोग म्यूज़िक, मेडिटेशन और योगा इस पे वर्क कर रहे हैं। और संगीत एक ऐसा माध्यम है कि आप इतनी जल्दी मेडिटेटिव हो जाएँगे। आप जैसे रात को आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत अच्छा हरिप्रसाद जी का बाँसुरी लगा दीजिए। हमारे जो इतने सीनियर कलाकार हैं, आप
कुछ देर सुनते सो जाएंगे। हम्म, तो और माइंड आपका इतना रिलैक्स होता है उससे। हमारे एक मित्र हैं, उनका इंस्टीट्यूट चलता है आईआईटी का, वो कंपलसरी म्यूजिक रखे हैं। आप सोचिए आईआईटी के बच्चे म्यूजिक क्यों सीख रहे? क्यों सीखेंगे? हाँ, लेकिन चूंकि वो खुद करते हैं, उन्होंने हमसे बताया कि सुखदेव भैया अगर हम म्यूजिक ना करें तो इतना जो प्रेशर है पढ़ाई का, इतना जो हम पढ़ाते हैं, फिजिक्स है, ये है, मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो साधना सुबह करते हैं, रात को करते हैं, तो उनको ये फायदा हुआ, तभी वो वहाँ कंपलसरी कर दिए कि नहीं म्यूजिक आपको सीखना ही सीखना है हम्म, सभी बच्चों को। और उसमें मार्क्स का ऐसा डाल दिए कि बच्चे सब सीखते हैं, और उससे बहुत रिलैक्स होता है और डेवलपमेंट में भी बहुत फायदा होता है बच्चों को। आपने भी जैसे कहा साधना करते हैं। जी। साधना आमतौर पे लोग समझते हैं कि जो पूजा पाठ करता हो और ध्यान मुद्रा में बैठता हो वही साधना करता है, तो पर आपने सही कहा कि म्यूजिक भी एक साधना है। साधना है। देखिए आप, हम लोग उस चीज को करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक एक स्वर को लगाने का जो अंदाज होता है या उसका जो परफेक्शन होता है, वो साधना से आता है। जैसे आप एक गाना गा लिए, सा ग म प नि सा, हो गया, लेकिन सा, अब ये एकदम परफेक्ट, क्योंकि इसमें जो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं श्रुति से, तो एकदम एक लेवल पे, जैसे सा तानपुरे में बज रहा है तो एकदम परफेक्ट सा लगना चाहिए। वो जब तक आप साधना नहीं करेंगे, साधना मतलब आपको साधना है उसको। या अभी बहुत पहले तुम दादाजी नहीं है, पंडित कृष्ण महाराज जी, वो उनसे ऐसे बातचीत होता था तो वो बताते थे कि हम लोग एक एक, जैसे तबले में बोल होता है ना, तो ना केवल ऐसे ना बजाने से नहीं होता है। जनरली तो अब ना आ गया हमको, लेकिन ना का जो परफेक्शन है, जो साउंड है, जब वो बजा देते ना, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो क्लियरनेस है, वो साधना से आएगा। तो आपको उसको इसीलिए हम लोग साधना करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम लोग पूजा करते हैं, संगीत की पूजा, ये प्रोफेशन या केवल ये नहीं कि संगीत कर रहे हैं या सीख रहे हैं, इसकी पूजा होती है। तो क्या संगीत करते हो कभी ऐसा अनुभव कि ईश्वर से प्राप्ति हो रही है? उस समय सब भूल जाते हैं भैया, स्टेज पे जब रहते हैं तो और कुछ याद नहीं रहता, अच्छा। क्योंकि उस पे जब तक हम उतना अंदर नहीं जाएंगे, वो निकलेगा नहीं। क्योंकि हम लोग का जो संगीत है, हम लोग का लिखित वाला नहीं है। आप देखिए कोई भी कलाकार सामने वो डायरी लेके, और वो भले ही गायन वाले शब्द देखने के लिए, भजन या इसके लिए डायरी रखते होंगे, लेकिन जो जैसे आप किसी भी आर्टिस्ट को देखेंगे सितार बजा रहे तो कुछ नहीं रखता, तो वो उतना डीप जाते हैं, तभी वो निकलता है, और उतना उनकी साधना होती है। जो पंडित, जैसे मैंने सुना है जो पंडित की उपाधि मिलती, तो ये कोई ऐसा लेवल होता है कि इसका अचीव करने के बाद ये पंडित नाम जोड़ा जाता है? ऐसा कुछ वो नहीं होता, लेकिन ये है कि जब आप उस लेवल पर खुद पहुंच जाते हैं, अच्छा, तो लेवल जैसे तो कैसे धीरे धीरे होता लोग है? पंडित अच्छा, खुद से लोग कहना शुरू कर देते हैं। कर देते हैं। पंडित की उपाधि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जैसे आप उस लेवल पर हैं, तो उससे नीचे तो कोई आपको बोलेगा नहीं। सही बात। अब जैसे राग होते हैं, बहुत तरह के राग है, ध्रुपद राग है, भैरव राग है, सुबह के राग, जी। तो ये राग की उत्पत्ति कैसे हुई होगी सारे? राग तो बहुत प्राचीन है, जैसे पहले बोला गया कि कई इसके बारे में कई है, जैसे शंकर भगवान से डमरू से शब्द निकला या पखावत से निकला, और पहले जो था वो 3 स्वर ही होते थे। जैसे वेद से आया, सामवेद जो है वो पूरा गेय है। गाने गाने हम लोग उसमें उसका वो है, सामवेद में संगीत पूरा उसमें है, आप पढ़ेंगे जब उसको, तो पहले 3 स्वर की रचना हुई। आप देखेंगे वेद में हमेशा द द द द द द द द द इतने ही में पूरा है, द द द द द द द द द, ऐसे ही है पूरा चल रहा, 3 स्वर। फिर धीरे धीरे वो डेवलप होते होते 4 स्वर आया, फिर 5 स्वर आया, एक एक स्वर, जैसे जैसे ऋषि मुनि उसको करते गए और स्वर बढ़ता गया इस तरह से। और एक उसमें भी है कि जैसे ये पशु पक्षी और इन लोग से भी आया, तो ऐसे करके कई उदाहरण हैं।
लेकिन ऐसे तो प्राचीन ही है, जैसे शंकर भगवान से डमरू से निकला शब्द। तो राग प्रेम के लिए भी है, क्रोध के लिए भी है, हाँ, राग अलग के अलग अलग रूप outlet। है। जैसे अगर अगर आप स्टडी उसमें थेरिकल उसमें जाएंगे तो उसमें 9 रस का अलग अलग उसमें है कि ये राग ऐसे है, ये राग इससे है, सुबह का राग है, दोपहर का राग है, शाम का राग है, रात का राग है, लेट नाइट राग है, अर्ली मॉर्निंग राग है, सीजनल राग है। जैसे हम लोग सावन या मल्हार वगैरह जो है वो जब बरसात होता है तो उस समय बहुत गाया बजाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग सीजन, अलग अलग तो टाइम। आपने अपने प्रैक्टिस में कोई अपनी एक नई धुन या कुछ ऐसा निकाला अपने आप से नहीं, कुछ? कंपोज तो बहुत किया है, लेकिन राग इतना है कि अभी बहुत से राग ऐसे हैं जो हम लोग टच भी नहीं किए टेस्ट होंगे। नहीं कर पाए। क्योंकि जनरली 50 60 70 राग जो है वो कॉमन है, जो आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। ये है यमन है, कल्याण है, बागेश्वरी है, रागेश्वरी है, जोग है, मतलब कई तरह का, सुबह का भैरव भैरवी, तोड़ी, आसावरी, ये सब आपको कॉमन राग है, मिल जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे राग है अभी मतलब कॉमन नहीं है, तो उसके लिए तो क्या राग भी विलुप्त हो रहे हैं धीमे धीमे? विलुप्त नहीं, हाँ आप एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये है कि इतना है कि आप एक राग पूरा एक जीवन के लिए पर्याप्त है, वो भी पूरा नहीं होगा। हम लोग सोचिए कि एक राग है यमन, कल्याण बोलते हैं उसको भी, तो उस राग को बचपन से सीखते हैं, शुरुआत वहां से होती है, और लास्ट में भी जब एक बहुत बुजुर्ग आर्टिस्ट हो जाता है वो भी बजाता है उसको, तो उसको लगता है कि अरे इसमें तो अभी कुछ नया है। आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको नया नया कुछ ना कुछ दिखता जाएगा रोज। तो एक राग की जितनी साधना, वही साधना वाली बात है कि आप जितना साधना करते जाएंगे आपको कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, क्योंकि पहले जब आप छोटे हैं सीख रहे हैं तो आपको ये स्वर है उसमें, चलिए आप उतना डीप आप नहीं गए, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो वही राग डीप जाना शुरू होते हैं, तब आपको उसमें धीरे धीरे, जैसे आप समुद्र है नहाए ठीक है, लेकिन समुद्र में जब आप अंदर जाएंगे तो फिर तो उसमें बहुत सी और चीजें गहराई होती हैं। अंदर मिलती गहराई, जितना गहरे में जाएंगे उतना आपको चीजें और नहीं चीजें और जाएंगी। मिलती जाएंगी। तो वही सब। जैसे वायलिन है, आप वायलिन प्लेयर है, ऐसी माता सरस्वती का में जी चित्र है, वो वीणा उनके पास है। जी, वीणा। वीणा बनाना बजाना क्या बहुत मुश्किल होता है? वीणा एक्चुअली बहुत कम है अब, अच्छा। कम लोग ही बजाते हैं। वैसे साउथ में आपको मिलेंगे वीणा वादक बहुत ज्यादा, साउथ में वीणा बजाते हैं। तो टफ तो होता ही है, जैसे सारंगी हुआ वो टफ है, वीणा हुआ क्योंकि ऐसे रख के ऐसे पूरा करके बाहर से ऐसे बजाया जाता है। तो नॉर्थ में कम है, साउथ में आपको वीणा वादक मिलेंगे, साउथ इंडियन में ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको। अच्छा। हम लोग के यहाँ सितार ज़्यादा यूज होता है, सितार हुआ। तो क्या डिफरेंस होता है सितार और वीणा में? वीणा, देखिए दोनों प्लकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और उसकी जो बनावट है, उसका जो साउंड है और जो संगीत है, जैसे साउथ में जो संगीत है जिस हिसाब से वो बजाते हैं तो उसके लिए वो परफेक्ट है। हम लोग का जो संगीत है जैसे नॉर्थ इंडियन में जो होता है उसमें सितार बेटे ऐसे बजाने के लिए आप दोनों कर सकते हैं, सितार में भी साउथ इंडियन, लेकिन वो उस ढंग से आएगा नहीं। हमको ये लगता है कि उसी हिसाब से बना हुआ है, जैसे मृदंग है साउथ का है, सेम इंस्ट्रूमेंट पखावज हमारे नॉर्थ में है, ध्रुपद में जो पखावज यूज होता है, हम लोग के यहाँ तबला होता है, वहाँ पे मृदंग है, कंजीरा है, तो वो उस संगीत के हिसाब से डेवलप हुआ है इंस्ट्रूमेंट। आज लेकिन जैसे सब लोग मॉडर्न म्यूजिक, मॉडर्न वेस्टर्न म्यूजिक इंडिया में आ रही है, जी, तो आपको लगता है ऐसे कहीं कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूजिक दबता चला जा रहा है? नहीं नहीं, क्लासिकल म्यूजिक देखिए दबेगा नहीं। ये है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता है वो तो, क्योंकि आप जब पूरे विश्व पूरा कनेक्ट हो गया है, जैसे अब तो सब वहाँ का संगीत यहाँ है, यहाँ का संगीत वहाँ, सब पूरा हम लोग कनेक्ट हो गए हैं, तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो रिचनेस है हम लोग के म्यूजिक में, जो वो जब जैसे हम बाहर में जब प्रोग्राम करते हैं तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, इतना डीपली सुनते हैं कि लगता है कि उन लोग को लगता है कि हम किस दुनिया में हैं। तो
कैसे तो उल्टा अप्रोच हो रहा है, फॉरेन फॉरेन में हाँ, इंडियन लेकिन क्लासिकल वो म्यूजिक सुना जा रहा है। धीरे धीरे फिर चेंज हो रहा है। अभी जैसे अच्छा। हम लोग सिखाते हैं ना तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम्म, ये है कि उसका थोड़ा ज़्यादा और वर्क करना होगा, उसके लिए हम लोग को करना होगा। हम्म। समाज में हम लोग को उस चीज़ को और ज़्यादा विस्तार करना होगा। वैसे तो है ही है। तो आपने पूरी ये विद्या कहाँ से, कैसे और कैसे किससे किससे प्राप्त की? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि गायन की शिक्षा शुरू हुई तो हमारे ताऊ जी, जिनसे हम लोगों ने सीखा और बहुत अच्छे से सीखा। हम्म, तो उनकी जो शिक्षा थी वो एकदम हम लोग का पूरा ब्रेन खोल दिए कि ये रास्ता है। अब आप जितना इसमें वर्क करेंगे धीरे धीरे डेवलप होगा। तो उस गायन वहाँ से शुरू हुआ। फिर वायलिन मेरे बड़े भाई पंडित सोमनाथ मिश्र जी, जिनसे हमने सीखा। अभी वो नहीं बजाते लेकिन हम कंटिन्यू रखे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे बाकी बीएचयू से हमने म्यूज़ किया तो वहाँ भी प्रोफेसर लोग थे, लेकिन जो शिक्षा प्रॉपर शिक्षा हमारी हुई वो घर से ही। पर बीएचयू का भी बहुत अच्छा रोल है क्लासिकल म्यूजिक को नहीं नहीं, वो करते तो है ही है। वहाँ इतना अच्छा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो लोग। एक चीज मैंने देखा, आप लोग अपने गुरुजी का नाम लेने से पहले अपनी कान पे हाथ लगाते हैं, ऐसा नाम क्यों लेना होता नहीं है? चाहिए। अच्छा, नाम लेने से माफी मांग। एक एक अपराध है। नहीं, हाँ, वैसे नहीं, ये एक रिस्पेक्ट होता है अच्छा। कि जैसे गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ। तो कान पकड़ते हैं कि कभी कभी जैसे बहुत सी बंदिशें हैं हम लोग के संगीत में, हम लोग बंदिश बोलते हैं हाँ। राग में। तो उसमें जैसे हमारे गुरुजी ने कुछ बनाया तो उनका एक नाम आ गया। वो बंदिश में नाम जैसे जो लिरिक्स होते हैं ना उसमें आते हैं। तो हम लोग को ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। पड़ता मीन्स ये रिस्पेक्ट है हाँ। आपके गुरु के प्रति, आपके जो सीनियर आर्टिस्ट थे उनके प्रति एक रिस्पेक्ट होता है ये आप। आपकी सबसे फेवरेट बंदिश कौन सी है? हमारी तो कई है। हम तो कोई एक जो आप अभी अभी हाल। इस हमने कंपोज किया है कई है, तो काशी में है हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल आप। वो उसको हम हाँ, आपको प्रेजेंट करें बिल्कुल। तो। लेकिन ये है कि थोड़ा कोई बात नहीं। तानपुरा हमको बजाना पड़ेगा हाँ, आजकल डिजिटल हो गया है तो हम भी वो अभी डिजिटल इसमें सपोर्ट करते हैं मिलता यहाँ। है। लेकिन इसका ये जो तानपुरा है ये मैनुअल होता है। अच्छा। तो देखें दो बड़ा रहता है, सितार की तरह होता है लेकिन उसमें तार, ये बैकग्राउंड के लिए है। अच्छा। सा सा प म ग रे रे द। एक्चुअली ये जो राग है ये रात का राग है, शाम का। और आभोगी एक राग है। आभोगी कानड़ा भी हम लोग कहते हैं ये, क्योंकि दरबारी कानड़ा के पैटर्न पे इसको गाया जाता है या बजाया जाता है। इसमें एक बंदिश हमने बनाई थी बहुत पहले, वो शंकर भगवान, क्योंकि हम थोड़ा इधर बाबा के महादेव की तरफ ज़्यादा है तो हमारे दिमाग में है तो हम कंपोज वगैरह करते हैं। अच्छा। बहुत से कंपोजिशन ऐसे भजन वगैरह भी करते हैं, वो भी कई प्रोजेक्ट पे काम किए हैं तो उस पे भी करते हैं। तो ये 5 स्वर का राग है। सा रे ग म ध, नहीं स्वर है। सा रे ग म ध सा सा ध म ग रे द सा। तो हम लोग का जो ऑक्टेव होता है उसमें 5 स्वर है। फिर सेकेंड ऑक्टेव जब होता है तो उसको काउंट नहीं, वो तो कॉमन हो गया। जैसे सा कॉमन हो गया है। मीडियम ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव, हम लोग सप्तम बोलते हैं उसको। हम्म। हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव। शंकर त्रिपुरारी, हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव।
शंकर त्रिपुरारी हर हर महादेव दे आदिदेव महादेव आदिदेव महादेव तीन लोकधारी काशीवासी विश्वनाथ जन के हितकारी हर हर महादेव दे हर 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 महादेव देव। अद्भुत। तो ये बंदिश मैंने कंपोज भी किया है और इसकी लिरिक्स भी मैंने ही लिखी है। अच्छा, बहुत अच्छा जी। तो ये जैसे बनारस है तो बनारस घराना, जी जी। तो इसमें बनारस घराना की जैसे कोई क्या एक फॉर्म भी होता है कि इस घराने में इसी टाइप के गाने गाए इस जाते टाइप हैं? के वो एक स्टाइल होता है। अच्छा। तो बनारस में जो गाना बजाना होता है वो एकदम ओपन और बहुत उस टाइप का। तो एक जैसे घराना मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा अगर कोई स्टूडेंट है तो वो मेरी स्टाइल को फॉलो करता जाएगा, तो वो एक प्रॉपर कम्युनिटी बनती जाती है। तो बनारस के जो भी बंदिशें हैं, जो भी कलाकार हैं, उनका आप गाना सुनिए, अगर दूसरे घराने के जो कलाकार हैं तो आपको थोड़ा सेम राग भी होगा तो वो थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होगा। उनका जो इम्प्रोवाइजेशन का जो उनका तरीका होगा, जैसे बढ़ते हैं या बंदिशें होंगी, वो थोड़ा चेंज होता है। तो वो एक स्टाइल होता है कि हाँ ये बनारस। आप जैसे तबला सोलो सुनेंगे बनारस का और तबला सोलो सुनेंगे दूसरे घराने का तो आपको लगेगा कि हाँ डिफरेंट है। जो स्टाइल होता है प्रेजेंटेशन का वो चीज। आपने महादेव जी के लिए गाना गाया जी। आज कलयुग में भगवान से मिलने की इसी तरीका ही है कि साधना म्यूजिक लाया नहीं और कुछ है ही नहीं। आप अगर सुनते भी है तो बहुत एंजॉय करता है आदमी। जैसे आदमी स्ट्रेस में है जी तो उसके लिए कौन सा संगीत, कौन सी स्ट्रेस में कौन सा संगीत आप लोग पर बताएंगे? देखिए, आप हमने जैसे बोला ना स्ट्रेस आपको बहुत है, आप कोई भी राग लगा के, अब जैसे हम लोग का पार्ट होता है आलाप। आलाप में क्या होता है कि वो बहुत मेडिटेटिव होता है। तो आप अगर जैसे स्ट्रेस है, कोई संगीत वो लगा दिए, आलाप लगा दिए और आंख बंद कर लिए, थोड़ा देर ऐसे रही है, तो इन्वॉल्वमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, कंसल्टेशन धीरे धीरे बनता है। जैसे जैसे आप उसको खाली ध्यान देंगे ना तो आप धीरे 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 एकदम चेंज हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए। जैसे हम लोग बहुत टायर्ड हो जाते हैं, प्रोग्राम है, ये है, क्लास है, रिकॉर्डिंग है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घर आए लगाए किसी उनका जैसे रविशंकर जी का सितार हुआ या किसी का तबला हुआ, गायन हुआ, राजन साजन भैया का क्या कोई भी रिकॉर्डिंग लगा दी है, लगा के सुन रहे हैं और धीरे 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 पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, एकदम कंसंट्रेट। तो आप संगीत जहाँ लगाएंगे कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ। और ये भी मेडिटेटिव है। अगर आपको मेडिटेशन करना है, तानपुरा खाली लगा के आप आंख बंद करके कुछ देर बस ध्यान करिए, कुछ देर बाद आप एकदम रिलैक्स हो। तो निजी जीवन में जैसे आपने बताया, ये क्या दिनचर्या आपकी उस समय रही होगी जब आप ये सीखते थे? उस समय फोकस क्या था कि जैसे स्टडी भी था लेकिन फोकस था रियाज का कि हम तो कितने बजे सुबह उठ के आप लोग प्रैक्टिस करते रहे? सुबह अर्ली भी करते थे और जैसे हमको रियाज करने का बहुत वो था तो हम शौक बहुत था और ये था कि नहीं हमको करना है, क्योंकि जब तक आप उसमें टाइम देंगे तो 8 से 9 घंटा का रियाज था डेली। से 4 साढ़े 4 घंटा सुबह बैठ लिए, 4 घंटा साढ़े 4 घंटा रात में, क्योंकि और कोई काम नहीं था, पढ़ाई था और बस संगीत करना था। और नहीं करते थे तो डांट सुनना भी था कि नहीं करेंगे तो फिर उधर से भी, क्योंकि हमारे घर में जैसे हम लोग हैं अब रियाज कर रहे हैं, नहीं किए तो ताऊ जी उधर से आए, कहाँ थे भैया सुबह से, बैठे क्यों नहीं, आप इतने बजे से कॉलेज से आए या स्कूल से आ गए। उसके बाद तो हम लोग की शिक्षा ऐसी हुई कि जब हम लोग का खेलने का समय होता था, छोटे थे जब, 4 साढ़े 4 5 बजे शाम को बच्चे जब खेलते हैं तो हम लोग को ताऊ जी यहाँ बैठा के रियाज करा। तो वो 7 साढ़े 7 8 बजे तक यहाँ बैठ के, तो उस समय हमको याद है जब ताऊ जी कभी बाहर जाते थे हम बहुत खुश होते थे, चलो रियाज नहीं करना,
क्योंकि माइंड तो बच्चों का था, लेकिन वो सब चीज याद आता है अभी कि वो किस हिसाब से प्रिपेयर किए हम लोग को। जैसे हम लोग को कॉन्सर्ट में भी ले जाते थे अपने साथ, तो छोटे थे तो अब कॉन्सर्ट में जाना, आज कौन चलेगा यहाँ, अरे आज इस जगह पे है, बहुत अच्छा है, वहाँ बढ़िया बढ़िया खाना पीना रहेगा, अब सब बच्चे आज हम चलेंगे, आज हम चलेंगे। तो हम लोग जाते थे उनके साथ, जैसे सारंगी उनका हम लोग लेके जाते थे, हाँ चलिए जाओ जी, बैठ के वहाँ जाते थे। तो वो उनका जो टारगेट था वो खाने पीने का नहीं था, उनका टारगेट था कि संगीत इसके कान में पड़े। क्योंकि ऐसे बोलेंगे चलो प्रोग्राम सुनने तो जाएंगे नहीं, छोटे हैं, तो ये रहेगा कि अरे नहीं। तो वो हम लोग को लेके इस बहाने लेके जाते थे और वो हम लोग सुनते रहते थे, तो वो कान में पड़ता था। आज हमको जब हम उस चीज को बजाते हैं, जैसे बहुत से ऐसे ठुमरी है बनारस में, बहुत से बनारस घराने के बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, उन लोग का कॉन्सर्ट होता था, ताऊ जी बजाते थे, तो हम लोग जब जाते थे तो वो हम लोग के कान में पड़ा हुआ है। वो जो सुना हुआ है वो आज जब हम बजाते हैं तो आदमी बोलता है कि क्या बात है, आप इस चीज को उनका हमने सुना था और आप ये बजा रहे, लग रहा है कि वैसे ही गाना कोई गा रहा है। तो हम सोचते ही हैं कि वो ताऊ जी हम लोग को जो ले जाते थे वहां पे और प्रोग्राम में, तो हम लोग बैठे रहते थे, कब खत्म होगा कब खत्म होगा, ये सोचते थे, लेकिन कान में वो तो पड़ता था हम लोग। हाँ, तो वो फायदा अभी हमको समझ में हम लोग को अब आ रहा है कि अब वो सुना हुआ अभी भी कान में है, तो हम लोग उस चीज को बजा पा रहे हैं। तो ठुमरी में वायलिन का यूज होता है। हाँ हाँ, ठुमरी में अब तो हो ही रहा है, क्योंकि देखिए जनरली सारंगी और ये ज्यादातर एकम्पलीमेंट में सारंगी होता है, लेकिन हम वायलिन भी हम करते हैं। जैसे ठुमरी उत्सव में हमने सोलो भी बजाया है, तो ठुमरी बजाया है, और मालिनी दीदी के साथ भी काफी इंस्ट्रूमेंट किया। सारंगी अवस्थी जी, हाँ, अरे बहुत बजाया उनका ठुमरी का, कई कॉन्सर्ट हमने। उन्होंने भी आजमगढ़ में हरिहरपुर घराने में काफी सीखा था। और वो तो गिरिजा देवी जी से सीखी हैं हाँ, बाद में। और तो उनके साथ भी बहुत है। हमारे ये अमरनाथ पशुपतिनाथ भी है यहाँ बनारस के थे, बागेश्वरी देवी जी एक बहुत अच्छी ठुमरी गायिका थी बनारस की। हमारे ये और भी थे एक दो, उन लोग के साथ, जैसे सन्नू जीजा जी के साथ भी एकम्पलीमेंट किया है। तो वायलिन पे आप एक ठुमरी जो जरूर, वायलिन पे भी आप ठुमरी। देखिए ठुमरी में क्या होता है, ठुमरी में जैसे हम बंदिश गाए, तो बंदिश और ठुमरी डिफरेंट होता है। बंदिश में क्या होता है कि हम लोग जैसे एक बंदिश से गाए हर सर, इसको थोड़ा चेंज कर दो, आपको राग थोड़ा चेंज करके सुने तो, पंचम राग के हिसाब से हम लोग को ये चेंज करना पड़ता है। सो सो तो ये सुबह करा गया। और राग का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जब सुबह का राग सुनेंगे तो आपको फील होगा मॉर्निंग। जो स्वर का कॉम्बिनेशन होता है वो दिन के हिसाब से कॉम्बिनेट होता है, और आप मतलब वो बनाया गया है और आपको वो सुनाई देता है, मतलब आपको फील होता है वो कि ये समय का राग है। आप जैसे सुबह का राग सुनेंगे ना, सा रे सा, दा, जैसे सनराइज हो रहा है वो फील होता है। दा, तो इसमें जब हम लोग बंदिश गाते हैं तो हम लोग उसमें तान, जो इम्प्रोवाइजेशन है, जैसे आलाप हो गया, स्लो इम्प्रोवाइजेशन है जो हम अभी कर रहे हैं। जागो मोहन प्यारे जागो, तो ये बंदिश हो गए। उसके बाद हम लोग आलाप करते हैं, फिर तान करते हैं, गमा बदनी से धनी धम मगरे जागो सारे गम पम गरे गम पम गरे जागो। तो ये इम्प्रोवाइजेशन है। लेकिन ठुमरी क्या होता है, वो पूरा मेलोडिक होता है। वो उसमें तान उनका ज्यादा नहीं है, वो एकदम आप मतलब वो सुनेंगे जब ना, राग भैरवी है तो उसमें उसका जो शब्द है
ये बहुत कॉमन ठुमरी है। तो इसके बोल क्या है? तेरी सवरिया ने जादू डाला, जादू डाला, बाजू बंदा कोले कोले तारे। अब इसी को डेवलप करते हैं। बाजू बंदा कोले कोले जा, जा रे, जा रे, जा रे, बाजू बंदा कोले कोले जा। तो ये उसका रिदम है, हम लोग उसमें करते हैं। अद्धा ताल हो गया। और तो अब जैसे इसमें बजाना है, हेरी बाजू बंदा कोले कोली जा, बाजू बंदा। तो ये है। तो ठुमरी में क्या होता है, ज्यादातर बोल बनाते हैं। अच्छा। हम लोग बोलते हैं बोल बना, बनारस का प्रसिद्ध ठुमरी है। बाजू बंदा मेरे बाजू बंदा खोले खोले जाए, खोले खोले जा। पूरा श्रृंगार रस ऐसे सामने आपको दिखाई दे। और तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब रहता है। जब अधिका तानपुरा है, तबला है, ये है, तो उसका एक अलग इंजॉयमेंट है। तो ये बहुत प्रसिद्ध ठुमरी है वो। ये हमको मिल जाएगा। कई लोग गाया है, हाँ। बनारस के भी और कई आर्टिस्ट हैं। एक ठुमरी में मुझे याद है, मालिनी जी के बार वो आई थी यहाँ संपर्क, तो उन्होंने गाना गाया था, राम जी का उन्होंने गाया था, राम का सोहर गाया था, अच्छा, राम जी का सोहर। एक तो ये भी है यार, वो उन्होंने गाया ना कि क्या बोलते हैं, ये वाला भी बहुत फेमस है तुम। या जैसे दादरा है, अब इसके बाद ठुमरी हो गया, इसके बाद दादरा। तो ये सब पैटर्न है, ठुमरी, दादरा, फिर चैती, कजरी, ये सब सेमी क्लासिकल में आता है। तो ये सब में पूरा बोल बनाओ और एकदम श्रृंगार रस और ये आर्या वीरा, हाँ, ये सब का पूरा शब्द रहता है। कजरी भी बहुत अच्छा। कजरी भी, कजरी कजरी सीजनल है। अच्छा। वो उस समय बरसात के बाद जब वो जब कजरी होता है ना, तब हम लोग रक्षाबंधन और ये सब आता है ना, उसके बाद कजरी आती है। अच्छा। तो उस समय कजरी का प्रचलन है। उस समय जब कॉन्सर्ट होता है तो कजरी बजाना ही है नया। वो सब सीजनल है। कजरी हुआ, चैती, चैत में जब प्रोग्राम होता है तो चैती है। ये सब एक टाइम टाइम बेइंग है। ये राग मिश्र खमाज है। इसमें एक दादरा है, बहुत प्रसिद्ध दादरा है।
तो ये है, डगर बिच कैसे चलूं मगरों के कन्हैया बेपीर, डगर बिच कैसे चलूं मगरों के, आज मगरों के, आज मगरों के कन्हैया बेपीर, डगर बिच मैं जमुना जल भरन जात रही, मैं जमुना जल भरन जात रही, तार जमुना के तीर रे सखीरी, मगरों के हाजी मगरों के कन्हैया बेपीर, डगर बीच। तो ऐसे करके कई ठुमरी दादरा ये सब बहुत कई है। बहुत बहुत अद्भुत है। तो आप लोग जब फॉरेन जाते होंगे, जी वहाँ पे फॉरेनर्स भी आते होंगे आपको सुनने, हाँ हाँ, तो क्या आपको महसूस होता है कि उनको सुनने के बाद क्या लगता है, कैसा लगता है हम लोग को? बहुत इम्प्रेस होते हैं। जैसे हमने बताया ना कि उन लोग को जैसे इतना ये रिलैक्स है जो हम लोग का संगीत है। जैसे हमने अभी आपको बताया ना कि बहुत रीच है ये, बहुत मतलब आप अगर थोड़ी देर सुनेंगे तो एकदम कुछ देर बाद आप दूसरी दुनिया में होंगे, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें तो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब तो आप सोचिए जैसे हम लोग का जो कॉन्सर्ट होता है वो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा, एक राग को हम लोग बजाते हैं और उतनी देर वो सामने बैठ के अगर सुन रहे हैं बिना कुछ मूवमेंट के। एक बार मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, हमारा एक दोस्त फ्रांस में एक कॉन्सर्ट रखा, तो वो एक हॉल था, उसमें लोग प्रोग्राम सुनते थे फिर मूव करते थे, बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पाते थे। तो उनसे बोला कि देखो ये ऐसा सिचुएशन है तो तुम माइंड मत करना अगर कोई उठ के जाएगा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा लगता है ना सामने से अगर कोई उठ के, तो बोले ठीक है। तो जब हम शुरू करने गए साउंड वाउंड चेक किए, बहुत ज़्यादा पूरा फुल हो गया। और आपको बता रहे वो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि हमने एक राग 1 घंटा 45 मिनट केवल विलंबित और द्रुत बजाया है। तब 1 घंटा 45 मिनट के ऊपर ही होगा और वहां से कोई मूव, मतलब ऐसे बैठे थे तो ऐसे बैठे ही रह गए। अच्छा। तो इतना इम्प्रेसिव था मेरे लिए कि हम उसको बाद में बोले हैं, वो बोला कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई मूव नहीं किया यहाँ से। नहीं तो जनरली जब जैसे वो लोग अपना, हम लोग का कोई कॉन्सर्ट चलता है, गिटार का है, सैक्सोफोन का है, तो आते हैं सब अपना थोड़ा देर सुने, उसके बाद चले गए, फिर बाहर अपना ड्रिंक विंक किए, फिर मान लीजिए आए। तो इस टाइप का भी होता है कि नहीं नहीं अच्छा है तो वो अपना बात भी करते हैं, ये भी करते हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब एकदम साइलेंस था, कोई जरा सा भी आवाज नहीं हुई। तो ये हम लोग के संगीत की वजह से ही है। ये वायलिन प्योर क्लासिकल है? नहीं ये तो आप तो जैसा आपको बजाना है, वायलिन जैसे एक सितार है, वीणा है, ये प्योर क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक हो गया, तो वैसे वायलिन भी प्योर वायलिन क्लासिकल भी है, लेकिन अब जैसे सितार है, आप वीणा बजा रहे हैं, आजकल तो बहुत सा मिक्स भी हम लोग, जैसे हम खुद भी फ्यूजन कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं, लेकिन बजाते हम यही है, राग पर अच्छा। बेस करके कोई कंपोजिशन किए और उसी बेस पे ही करते हैं। तो क्लासिकल वायलिन है, वैसे वेस्टर्न वायलिन में वेस्टर्न क्लासिकल भी है, फोक भी है, ये है हम लोग का, कई तरह का है। तो म्यूजिक में एक गुरु शिष्य पद्धति भी होती है जो जी, गुरु से अपने राग को आगे परंपरा फॉरवर्ड जी जी करता है। जी जी। तो आपने भी अपने गुरुओं से सीखा है, तो आप भी ऐसा कुछ आगे फॉरवर्ड हाँ, कर रहे मेरे कई स्टूडेंट हैं, वो सीख रहे हैं, बाहर भी बहुत से स्टूडेंट हैं। अभी फ्रांस से एक स्टूडेंट आया है, वो 3-4 महीना रहेगा यहाँ पे, तो हर साल आता है, हम भी जाते हैं जब तो उसके घर जाते हैं। और अभी वो यहाँ है, सीख रहा है, इंडियन, बहुत अच्छा वायलिनिस्ट है, लेकिन इंडियन क्लासिकल सीख रहा है। अच्छा। तो ये मैंने भी जैसे देखा कि ये एक माइन्यूट के प्रेस से भी साउंड बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, तो ये एक्चुअली वेस्ट, हाँ, इसको सीखने के लिए जो बेसिक जिसको कुछ ये आता ही नहीं उसको जैसे हम लोग वेस्टर्न में क्या है, जैसे ऐसे बजा रहे हैं ना, हाँ ये करते हैं वो लोग। हाँ जैसे ये उनका बहुत फेमस है ना, ये टाटा में। तो ये जो मूवमेंट है ये वेस्टर्न है, अच्छा। विब्रातो बोलते हैं इसको।
ये हम लोग के संगीत में यूज नहीं हो, हम लोग में कैसे होता है, तो ये जो स्लाइडिंग है वो एक डिफरेंट फील कराता है। तो ये उंगलियों में कुछ लगाना नहीं पड़ता, ये उंगली ऑयल से? लगाते हैं बस। अच्छा, वैसे कट और ये कट नहीं नहीं होता? कटता नहीं, इसमें नहीं कटता वायलिन। अच्छा, सितार सारंगी सितार में इसमें कैसे कटता है? सितार में कटता है, यहाँ पे सारंगी में यहाँ कटता है, क्योंकि वो ऐसे बजाते हैं तार जो होता है सारंगी का, क्योंकि हम सारंगी घर के हैं, हमारे घर में सारंगी बजाया जाता है, तो ऐसे बजाते हैं उसको, उसमें कटता उसमें है? कटता है, वो बहुत पेनफुल होता है। मतलब शुरू में आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो कटता जाएगा, फिर कुछ दिन बाद वो डेड हो जाता है, हाँ। ये प्लेस जो है वो डेड हो जाता है, अच्छा, तो फिर मतलब जिसको सीखना है वो कटेगा ही कटेगा उसका। 100% अच्छा, बिना उसके वो नहीं। सीख ही तो नहीं सकते। मेनली हम लोग का जो स्लाइडिंग है वो डिफरेंट करता है वेस्टर्न, तो इसलिए वायलिनिस्ट भी हमसे, बहुत से अच्छे वायलिनिस्ट भी इंडियन क्लासिकल सीखते हैं, क्योंकि ये जो स्लाइड है हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। ये जैसे अगर हम स्ट्रेट बजाएं, बिना स्लाइडिंग का है, अगर हम स्लाइडिंग यूज करें तो हम लोग में जो ऑर्नामेंट्स है बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स, उसको हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो डिफरेंट करता है। किसी को अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना हो तो उसको कितना मिनिमम अपना टाइम देना होगा सीखने के लिए? देखिए, आप इस डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे एब्जॉर्वर जल्दी सीख absorber हैं, लेते कितना टाइम देते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप करना चाहते हैं तो आप जल्दी पिकअप करते हैं, और अगर आपको कोई जबरदस्ती करवा रहा है तो फिर वो कोई नहीं मतलब कर नहीं। सकता है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप जैसे, लेकिन हाँ वायलिन थोड़ा सा टफ होता है, वायलिन सारंगी इसमें फ्रेट्स नहीं होते, और एक एक स्वर को, जैसे हम लोग का 7 स्वर तो है, लेकिन 5 विकृत स्वर हम लोग बोलते हैं, जो कोमल स्वर भी बोलते हैं। ये शुद्ध हो गया, ये हो गया, और 5 और एक तीव्र। तो अब जो राग बनता है वो मिक्स करके बनता है, बहुत सा तो शुद्ध स्वर का राग है, बहुत सा कोमल स्वर का राग है, बहुत सा मिक्स है। जैसे अगर हम इसको देखें कि 1 लाख थोड़ी है, इस समय का राग है, अब इसमें ये कोमल है, ये तीव्र है, ये कोमल है, ये शुद्ध है, तो इसकी साधना नहीं होगी तो ये राग को आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत टफ है। अब इसमें अगर हमको फास्ट बजाना होगा, तो ये आपको रियाज करना रियाज है, वही साधना करेंगे तब एक एक जगह, तो जो आप थॉट चल रहा है और फिंगर उसी हिसाब से चल रहा है, मतलब आप जो सोच रहे हैं वो यहाँ से अपने आप हो रहा है। तो ये साधना की है, करने की है, क्योंकि बहुत से टफ राग भी हैं कि आप असेंडिंग में आप जो जा रहे हैं उसमें डिफरेंट स्वर है, जब आप वापस आ रहे हैं तो डिफरेंट कुछ स्वर चेंज करके आ रहे हैं, तो ये सब भी है। बहुत सा सीधा राग भी है, तो रागों का तो ऐसा ही है, उस हिसाब से बना हुआ है मूड उसका। मुझे तो लगता है कि म्यूजिक जो है सबको सीखना चाहिए, हर एक बहुत फील्ड के लोगों को जी सीखना जी, चाहिए। हमने इसीलिए बोला ना कि आप जैसे आप प्रोफेशनली नहीं जाना, सभी लोग तो कलाकार में नहीं जाना है, लेकिन अगर आप जैसे वर्किंग भी है, किसी दूसरे फील्ड में भी है और म्यूजिक थोड़ा बहुत सीखते हैं, मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट या गाना या कुछ, तो वो आपको पूरा रिलैक्स करता है एकदम, ये 100% बात है। आजकल तो इससे ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया कि बहुत सी बीमारियों के लिए अलग अलग राग के ऊपर रिसर्च चल रहा है, और उससे अभी शायद एक बीचू में एक ट्रीटमेंट भी हुआ है कि राग सुन के वो ठीक हुए हैं। तो इस तरह का भी बहुत सा है, तो संगीत तो हमेशा वो अच्छा है ही है। आप इससे मतलब रिलैक्सेशन के लिए तो बहुत अच्छा।
तो अभी आप आगे कहाँ भी जाने वाले हैं अभी अभी तो हम यहीं इंडिया में ही प्रोग्राम है सब, लेकिन ये है कि नेक्स्ट ईयर तो यूरोप का, जैसे जून से हम बाहर रहते हैं, जून जुलाई अच्छा। अगस्त यूरोप में रहते हैं। उसके बाद में शायद सितंबर, इस नेक्स्ट ईयर में अक्टूबर नवंबर भी प्लान बन रहा है। तो अभी सब प्लानिंग चल रहा है, बहुत बेहतर। फेस्टिवल वगैरह है, जैसा भी है सब उसमें है। तो आज पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्रा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने, काफ़ी राग भी सुने उनसे, और हम लोग उनको लगातार यूट्यूब पे और जगह पे सुन भी रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।